नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल RKJ वर्ल्ड 0.2 में आपका स्वागत करता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक 15 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज श्रृंखला, बेहतरीन प्रश्नों का टेस्ट सीरीज श्रृंखला में लेके आया हूँ, जो 15 प्रश्नों का एक सीरीज है। इससे पहले हमने 11 टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। उसमें भी इसी तरह से अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है और कहीं न कहीं एग्जाम में पूछ लिया गया है या नहीं पूछा गया तो पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने डेविस टैंक तथा हैक के स्थल रूप के विकास से संबंधित प्रतिरूपों को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक नया मिश्रण मॉडल का प्रतिपादन किया है? दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वही आयोग द्वारा, क्योंकि हम उस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन करते हैं जो जिस तरह से आयोग अपने प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कलेक्शन करता है, हम उसके सोच के आधार पर प्रश्नों का कलेक्शन करते हैं। और इस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आपके जीआईसी है और जीडीसी है, उसमें भी इस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन किया जाता है। तो उसी के तर्ज के आधार पर भी हमने कुछ ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो आपके सामने मैं हर टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। और कुछ प्रश्नों का कलेक्शन जो मैं किया हूँ वो पूछ लिया गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। उसमें से एक पहला है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आगे यह पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है, वो भी 100%। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा कि डेविस बैंक तथा हैक के स्थल रूपों के विकास से संबंधित प्रतिरूपों को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक नया मिश्रित मॉडल का प्रतिपादन किया है। ठीक है दोस्तों, इस जो 3 ये भूगोलवेत्ता हैं, उनके सिद्धांतों को मिलाकर किस भूगोलवेत्ता ने अपना एक नया मिश्रित कंपोजिट मॉडल को प्रस्तुत किया है, वो कह रहा है। ऑप्शन ए है किंग, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है पामक्विस्ट और ऑप्शन डी है एएल ब्लूम। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो इस प्रश्न को आप मुख्य रूप से या इस वीडियो को आप रोक कर अच्छे से प्रश्नों को आप रीड कीजिए और उत्तर दीजिए। अगर आपको यह प्रश्न आ रहा था, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से बुकों का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पामक्विस्ट। पामक्विस्ट ने ही डेविस बैंक तथा हैक के मॉडलों को मिलाकर एक नया मिश्रित मॉडल, कंपोजिट मॉडल का प्रतिपादन किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यह शायद जीआईसी या जीडीसी में यह प्रश्न पूछ लिया गया होगा, क्योंकि मैंने एक बार जीआईसी या जीडीसी का प्रश्न पत्र देखा था, उसमें यह प्रश्न हमको लग रहा है पूछा गया है। मगर उसी प्रश्न को हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बनाए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी प्रश्न को थोड़ा बढ़ाकर हमने बनाया है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। किसने 1973 में, उसमें सन नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ मध्य और पूर्व दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उस प्रश्न में जो पूछा गया है जीडीसी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, चाहे जीडीसी या जीआईसी में पूछा गया है, तो उसमें सिर्फ मध्य पूर्व के लिए किसने शीर्ष मेखला शब्द का प्रयोग किया था, ये है दिया। हमने यहाँ पे जोड़ा है किसने 1973 में मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए छिन्न भिन्न या शीर्ष मेखला या सेटर बेल्ट शब्द का प्रयोग किया है।
दोस्तों ऑप्शन ए है विलियम किर्क, ऑप्शन बी है एस बी जॉन कोहेन, एस बी कोहेन, और ऑप्शन सी है फेयर ग्रीव, और ऑप्शन डी है मैकिंग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी एस बी कोहेन ने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए छिन्न भिन्न या शीर्ष मेखला, जिसको सेक्टर बेल्ट कहा जाता है, शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कहीं ना कहीं पूछ लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं पूछा गया है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है इस प्रश्न से आप परिचित भी होंगे या नहीं परिचित होंगे, तो आप इससे परिचित जरूर हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने सर्वप्रथम किसने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, हार्टलैंड शब्द का प्रयोग आपने हार्टलैंड थ्योरी पढ़ा होगा मैकेंडर का। अब कह रहा है इसमें कौन हार्टलैंड शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है फेयर ग्रीव, ऑप्शन बी है कोहेन, ऑप्शन सी है मैकेंडर, और ऑप्शन डी है स्पाइक मैन। तो दोस्तों हार्टलैंड सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन ए फेयर ग्रीव ने। फेयर ग्रीव ने सर्वप्रथम हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। बाद में मैकेंडर ने इसे मुख्य रूप से एक थ्योरी के रूप में प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट हाथी 1992 में कितने राज्यों में क्रियान्वित किया गया। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपके लिए भी ये नया प्रश्न हो। ठीक है, हो सकता है कि आपसे पूछा हो किस राज्य में शुरू किया गया था, मगर कितने राज्य में शुरू किया गया था, ये आपके लिए नया हो सकता है। ऑप्शन ए है 10 राज्यों में, ऑप्शन बी है 11 राज्यों में, ऑप्शन सी है 12 राज्यों में, और ऑप्शन डी है 13 राज्यों में। तो दोस्त इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 12 राज्यों में मुख्य रूप से 1992 में हाथी प्रोजेक्ट है वह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है किस समय के मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का प्रजनन काल होता है। ठीक है दोस्तों, किस समय के मध्य बंगाल के खाड़ी में चक्रवातों का जो प्रजनन काल होता है। ऑप्शन ए है जून से सितंबर, ऑप्शन बी है जून से अक्टूबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर से नवंबर, और ऑप्शन डी है सितंबर से नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर का चयन आपने कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है जून से सितंबर। जून से सितंबर के मध्य जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का प्रजनन काल कहा जाता है या होता है। छठा प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमने आपको कहा था कि इस टेस्ट सीरीज में हमने अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है। आप देखते जाइएगा, 15 प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे, और आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न जरूर आपको कहीं न कहीं जरूर आपको मिलेंगे अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं भूगोल से संबंधित। छठा प्रश्न कह रहा है अस्थायी आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। अस्थायी, आपने स्थायी तो पढ़ा है, अस्थायी किसने दिया है, मगर पूछ रहा है यहाँ पे अस्थायी आधार तल की संकल्पना किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है पावेल, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है किंग, और ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रीनवुड। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रीनवुड। जॉर्ज ग्रीनवुड ने अस्थायी लोकल बेस लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि पावेल थे वो अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी मुख्य रूप से आधार तल का संकल्पना दिया था। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो भारत के भूगोल से संबंधित है। कह रहा है सातवां प्रश्न, किस भारतीय भूगोलवेत्ता का यह कथन है कि भारत का भूगोल उस वृत्ताकार जीव की तरह है जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है।
ठीक है दोस्तों, भारत का भूगोल उस वृद्धाकार जीव की तरह है जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। ऑप्शन है आर्यल सिंह, ऑप्शन बी है प्रोफेसर मुनीश राजा, ऑप्शन सी है एम एस अली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रोफेसर मुनीश रजा ने यह कथन भारतीय भूगोल के बारे में दिया था। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न आयोग द्वारा कहीं न कहीं पूछ लिया होगा या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने भूगोल को मनुष्य का दर्पण कहा। ठीक है दोस्तों, इस भूगोल वक्ता ने भूगोल को मनुष्य का दर्पण कहा है। ऑप्शन ए है स्टैम्प, ऑप्शन बी है विलियम किर्क, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन डी है यूफो तुआन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, या आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया भी होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी यूफो तुआन ने मनुष्य को भूगोल को मनुष्य का दर्पण कहा है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों भूगोल के दोस्तों यहाँ पे के जोड़ना है। ठीक है, भूगोल के विकास को विभाजक का काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूगोल के किस काल को अभिजातक काल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अभिजातक काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1650 से 1750, ऑप्शन बी है 1750 से 1850, ऑप्शन सी है 1850 से 1950 और ऑप्शन डी है 1800 से 1930 तक। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है किस भूगोल के किस काल को अभिजातक का काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 1750 से 1850 तक के काल को भूगोल का अभिजात का काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, हम 100% की गारंटी लेते हैं कि अभी ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया है, मगर पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने जैव जलवायु मंडलों के आधार पर विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, जैव जलवायु मंडलों के आधार पर विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन ए है एच चेन्नी, ऑप्शन बी है ईब्रिज, ऑप्शन सी है डोकुचेव और ऑप्शन डी है एच डी फोर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ईब्रिज ने जैव जलवायु मंडलों के आधार पर विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह थॉट से प्रश्न है, किसने पौधों के समूह को पादप साहचर्य का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, किसने पौधों के समूह को पादप साहचर्य का नाम दिया है। ऑप्शन ए है जॉर्ज फास्टर, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है कैंडोल और ऑप्शन डी है वैलास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने पौधों के समूह को पादप साहचर्य का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। यह बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी गया होगा और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न कह रहा है सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1967 में, ऑप्शन बी है 1767 में, ऑप्शन सी है 1867 में और ऑप्शन डी है 1869 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1767 में। 1767 में
सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के समय। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों बुक से संबंधित है, क्योंकि आयोग बुक से संबंधित प्रश्नों को चयन करता है, तो हम भी कुछ नए प्रश्नों का चयन करके लाए हैं। यह प्रश्न यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डेविड हार्वे, ऑप्शन बी है ई सोजा, ऑप्शन सी है लियो टार्ड और ऑप्शन डी है जे वेंस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने ही द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखा है उत्तर आधुनिकतावाद के समय। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिवास भूगोल से संबंधित है दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है आल्पस पर्वत पर अधिवासियों का द्वार किस दिशा में होता है। ठीक दोस्तों, आल्पस पर्वत पर अधिवासियों का जो द्वार होता है किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए है उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी है पूर्व दिशा में और ऑप्शन डी है पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा में आल्पस पर्वत पे अधिवासियों का द्वार होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आयोग द्वारा इस तरह के प्रश्न का चयन नहीं किया गया है। ठीक है, यह प्रश्न कहीं चयन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न कर रहा है नगरीय भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद पारिस्थितिकीय उपागम अध्ययन की शुरुआत की गई। पारिस्थितिक उपागम अध्ययन की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ऑप्शन बी है द सिटी, ऑप्शन सी है द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी और ऑप्शन डी है अर्बन एरियाज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी द सिटी। द सिटी के प्रकाशन के बाद ही मानव भूगोल या नगरीय भूगोल में पारिस्थितिकीय उपागम का अध्ययन शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह 12वां टेस्ट सीरीज था भूगोल से संबंधित, जो भूगोल के सभी जो एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये विशेषकर यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी और यूपी पीजीटी या किसी भी राज्य के पीजीटी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप इसको जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चनों को आप बार बार रीड कीजिएगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह टेस्ट सीरीज मेखला आपको अच्छी लगी तो जब कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, आपने इस 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किए हैं आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमको यह मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध मैं कराऊं, तो उसी तरह के प्रश्नों को मैं चयन करके आपके सामने मैं जरूर लाऊं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।